सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे संजरानी की जीत का असल राज, जादू, मौजजा या जमीर की आवाज। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मार्का कौन जीता, अपोजिशन या पीपल्स पार्टी? मरियम नवाज की किस्मत में क्या, 27 अगस्त को बड़ा फैसला आएगा। पीटीआई हुकूमत का पहला साल, हर जगह महंगाई का जारियत का जवाब मुफहमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब अपोजिशन को भी बहुत कुछ पता चल रहा है। आज सेनेट में मुत्तहिदा जो बड़े बड़े दावे थे, मशवरे थे, सब जमी बोस हो गए और चश्मे फलक ने यह मंजर भी देखा कि सियासत के वो जहां दीदा भी आज धांधली, हॉर्स ट्रेडिंग और चमक के रोने रोते दिखाई दिए, जिन्हें अपनी जोड़ तोड़ की सलाहियत पर नाज था, जो छांगा मांगा की सियासत के बानी थे, जिनके लिए अखाड़ पिछाड़ करना दाएं हाथ का खेल था। 64 की तादाद सुकड़कर 50 कैसे हो गई? अब अपने अंदर से गद्दारों को ढूंढ निकालकर निशान इबरत बनाने के दावे किए जा रहे हैं, फिर एपीसी की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन सच बचा ही क्या है? चेयरमैन सेनेट की तब्दीली आसान हदफ था, नाकामी में एक मुकम्मल 14 नंबर इधर उधर हुए हैं। ये कोई छोटी गेम नहीं। एक ख्याल ये है कि शायद इससे शहबाज शरीफ की मुश्किलात में कुछ कमी आ जाए। एक ख्याल ये है कि आसिफ जरदारी की सख्तियां आसानियों में बदल जाएं। एक गुमान ये है कि इसके बदले मौलाना फजलुर रहमान को बलूचिस्तान में शायद वो मिल जाए जिसके वो ख्वाहिशमंद हैं। अभी कुछ वाजे नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल वाजे, क्लियर, साफ शफाफ है। आज अवाम को पता चल गया कि अवामी मफाद कोई शय नहीं। अपोजिशन ने सारी गेम अपने मफादात के लिए खेली, लेकिन बदले में क्या मिला? शिकस्त की रुसवाई, एक दूसरे से बदगुमानी, बदएतिमादी। अब अपोजिशन एपीसी समेत जो मर्जी कर ले, अब इसकी दाल गलती नजर नहीं आती, क्योंकि एक भरम था तो वो भी गया। अब मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा, इसी पर बात करेंगे असद खरल साहब से, बाबर डोगर साहब से। अंदर की कुछ कहानियां हैं, जरूर सुनिएगा, आप भी हैरान होंगे कि असल में गेम हुई क्या है। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ है। असद खरल साहब, ये अपोजिशन तो अब एक दफ़ा फिर शर्मिंदगी मिटाने के लिए हुकूमत पर सारा कीचड़ उछालने की फिर कोशिश कर रही है, लेकिन अपना इनका क्या है? कहाँ ये गेम ख़राब कहाँ से हुई? देखिए, जब जिस काम का आगाज़ ही एक मज़मूम तरीके से हो, एक एजेंडे के तहत एक मोटिवेटेड एक काम हो, तो उसका अंजाम भी ऐसे इबरतनाक ही होता है। अब मुझे ये बताएं कि अपोजिशन, जो मुतहदा अपोजिशन है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, सादक संजरानी साहब के खिलाफ चार्जशीट क्या थी? वो तो सबको लेके चल रहे थे। इवन कि उन्होंने तो जिस तरह पीटीआई के मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब को बैन कर दिया था और अपोजिशन को बड़ी ज़्यादा वो ऑनर दे रहे थे। इवन कि बहुत दफ़ा हकूमती अरकान को उन्होंने स्नब भी किया। वुज़रा अगर नहीं आते थे उनको कहते थे कि आप आएँ। तो ये था कि हुकूमत को हमने नीचा दिखाना है। जी, बस ये ताकत दिखानी है, ताकत शो करनी थी, हुकूमत को नीचा दिखाना इसका मकसद का। इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं था। नहीं। अब मामला ये हुआ है कि ये जो 64 लोगों ने रात खाना खाया, 64 लोग, और इलेक्शन के बाद फिर 64 लोग बैठ के कह रहे थे कि हम में से वो 14 कौन बंदे हैं देखें। यानी 64 बंदे फिर कटे हो गए। अच्छा, 21 बंदे जो मतलब कॉन्फिडेंस जमा करवा दिए पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने। का देखें, लेवल देखें। और एक बात, ये पाकिस्तान की तारीख में एक तो पहला ये मौका है कि किसी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ एक मुआवजे की तारीख हुई, जो करारदाद आई। नंबर 1। दूसरा भी शायद ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि जो 14 लोग हैं बगैर पैसा लिए उनके ज़मीर जागे हैं। अच्छा, ओहदे और पैसे के बगैर उन्होंने वोट दिया है सादक संजरानी को। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हासिल बजीजो साहब जो उम्मीदवार है वो भी इस बात पे
उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें कोई पैसे के हवाले से, अच्छा, कोई दबाव के हवाले से हमारे पास कोई ऐसी इतलात नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर ये एक दिन पहले इदारों पर लगाने की अच्छा एक दिन पहले तक वही कीचड़ उछाला। लेकिन जो ही ये इलेक्शन हुआ है उन्होंने एक इदारे के सरबराह के ऊपर इल्जाम लगा दिया जी। उन्होंने कहा जी वो उनके बंदे थे, यानी खाते आपके साथ है, बैठते आपके साथ है, टिकट आपने दिए, वोट आपके से मुंतखब होते हैं, खड़े आपके साथ होते हैं, और फिर आप खुद ही इस चीज को मतलब अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हैं। मामला ये है कि जरदारी साहब और सादक संजरानी साहब की एक मुलाकात हुई थी बिलावल साहब के चैम्बर में। एक तो उसको आप देखें गौर से, अच्छा, फिर आप आने वाले दिनों में एक डेवलपमेंट्स देखिएगा। बलूचिस्तान के अंदर अगर कुछ किसी पार्टी को कुछ चीज़ें मिल जाएं तो उस पर भी ज़रा ध्यान रखिएगा। अच्छा, और शहबाज शरीफ साहब का, मैंने ये डोगर साहब भी कह चुके कल कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हासिल बदिंजो के हक में नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक्टिव नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब के पास मौलाना फजलुर रहमान साहब कल गए हैं, मरियम साहिबा और बिलावल साहब जो है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। जरदारी साहब भी ये नहीं चाहते थे कि ये काम हो, शहबाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते थे ये काम, उनको पता था कि हम एक्सपोज हो जाएंगे। वो अच्छा, नहीं चाहते थे कि ये थप्पड़ पड़े, मरियम की और उल्टा जो मरियम की जिद। और फिर शाहिद खान अब्बासी साहब ने जब सारे लोग बैठे हुए थे और हासिल बजीजो साहब का कुरा कैसे निकला, अब यही बात है, डोगर साहब कहते हैं व्हाट्सएप नहीं चल रहा, तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने मीटिंग में कहा कि नवाज शरीफ साहब का ये मैसेज आ गया है, यानी व्हाट्सएप आ गया कि हमारे उम्मीदवार मीर हासिल बजीजो होंगे। सही। अब मामला ये है कि ये जो एक जिस तरीके से हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए एक मजमूम अज़ाइम के तहत ये एक जाल बिछाया गया, उसमें एक कोशिश की गई, एक गड़ा खोदा गया, और जिस तरीके से उन्होंने बदनाम करने के लिए वो खुद इस हद तक अब शर्मिंदा है कि मैं समझता हूं कि अब ये नजर आ रही है। अच्छा, तीनों जो फजलुर रहमान साहब की पार्टी अब देख लें, जी, वो अभी तक डिटाई पे हैं जी, हम अक्टूबर में जाएंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने एपीसी की बात कर दी, बिलावल साहब ने, तो बिलावल साहब को मामू उनके वालिद ने बना दिया। ठीक है। मरियम साहबा को उनके चचा जो है उन्होंने उनके साथ हाथ कर गए, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के दोनों के साथ कुछ नहीं कह रहा, वो आपको आने वाला वक्त बाबा डोगर साहब, आगे और कुछ नहीं कह सकता। क्या हुआ? इमरान खान साहब ने सच बता दे क्या हुआ? अपोजिशन नहीं आ रही, अपोजिशन नहीं आ रही। ये हारी है मरियम, ये हारे हैं नवाज शरीफ साहब। उनके साथ हाथ किया है, हाथ किसने किया है? शहबाज शरीफ ने किया है। हाथ किसने किया है? जरदारी साहब ने किया है। हाथ किसने किया है? फजलुर रहमान साहब ने। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप तो 14 वोटों की बात कर रहे हैं, 34 वोट भी कम होते तो ये तीनों वो 34 वोट भी पूरे करके देते संजरानी साहब को। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं, आप सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं कि पहले दिन से मरियम कहती थी हमें सेनेट के चेयरमैन को हटाना है, बिलावल नहीं साथ चलना चाह रहे थे, और भी शहबाज शरीफ भी नहीं साथ थे। आप पहले दिन से बात कर रहे हैं, और वो जो पहली मुलाकात थी जहां से बात आई और पीपल्स पार्टी ने उससे पीछे हटे कि नहीं ये उनकी आपस की बात है। बिलावल और मरियम की जब मुलाकात हुई है तो उसमें मरियम ने कहा जी हमें चेयरमैन सेनेट को हटाना है, तो फिर बिलावल ने भी कहा कि नहीं हमें निजाम सर ये अच्छा बिलावल क्या आ रहे हैं आज? अब अपोजिशन के बिलावल क्या आ रहे हैं? उनके तो डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट हो गए हैं, वो तो बच गए हैं। संजरानी भी उनके कैंडिडेट थे, वो भी बच गए हैं। बिलावल कहां से आ रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब जो है, आप देखिए कि मरियम जो है, मरियम का कैंडिडेट हार गया। शहबाज शरीफ तो पहले दिन से इस कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे थे, पीएमएलएन की मेजोरिटी इसके खिलाफ थी। ये तो मरियम ने नवाज शरीफ से कह के इम्पोज करवाया था इनके ऊपर, वो जो है उसका रिजल्ट सामने आ गया। फजलुर रहमान साहब फाटा का इलेक्शन छोड़कर लाहौर में शहबाज शरीफ के पास क्या कर रहे थे? ये इनके उस दिन फाटा का इलेक्शन था, फजलुर रहमान को वहां पर होना चाहिए था। उन्होंने वो सारा दिन शहबाज शरीफ के साथ लाहौर में गुजारा, अगला दिन वो सारा दिन इस्लामाबाद चले गए, वहां पर उन्होंने मुलाकात की बिलावल भुट्टो साहब के साथ। जरदारी साहब ने ऐसे नहीं कहा था कि जनाब मैंने ना उसको जितवाया ना मैं उसको हटवाऊंगा। सर ये सारी प्लानिंग थी, उसमें सारे बेनिफिशरी हैं, उसमें बिलावल भुट्टो भी बेनिफिशरी हैं, इसमें शहबाज शरीफ साहब भी बेनिफिशरी हैं, और इसमें से मौलाना फजलुर रहमान भी बेनिफिशरी। आपने खुद ये खबर ब्रेक की थी, कैश भी मांगा है, हुकूमत में हिस्सा भी मांगा है, मिनिस्ट्रियां भी मांगी हैं।
मौलाना साहब ने। मैंने बिल्कुल यहीं पर हमने इसी प्रोग्राम में कहा, यह भी डिस्कस हुआ कि शहबाज शरीफ साहब और नून लीग की मेजोरिटी जो सेनेटर्स की है वो जिंदो साहब को वोट डालना नहीं चाहती, वो उनको पसंद नहीं कर रही। जिंदो साहब इम्पोज किए गए हैं PMLN के ऊपर नवाज शरीफ की तरफ से, मरियम नवाज की तरफ से। आप PTI के जो PMLN के जो सेनेटर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर लें, किसी के चेहरे पे कोई हार का कोई नहीं है। जितने प्रोग्राम में जितने लोग बैठे हुए थे वो सारे खुश हैं। बिलावल भुट्टो खुश हैं, उनके कैंडिडेट जीत चुके हैं। उनके शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं हम APC बुलाएंगे, ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। बिलावल कह रहे हैं जी APC हम बुलाएंगे, आगे क्या होता है। क्या कहे हमने खुद संजानी को जितवाया। वो इस्तीफे पीपल्स पार्टी के लोग तो इस्तीफे जमा करा रहे हैं। किसको जमा करवा रहे हैं? बिलावल भुट्टो को जमा करवा रहे हैं, वो उसी तरह से वापस आ जाएंगे। मुझे एक बात पता है, पार्टी के लोग किस चक्कर में इस्तीफे जमा करा रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। और वो बाद में मरियम साहबा कह रही है कि एक और हम अदम एतमाद लेके आएंगे, उसको किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, एंडोर्स ही नहीं किया। सर सारी मिली हुई गेम थी। किस तरह से बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने मरियम को बुलाया, एक अपोजिशन अलायंस बनाया गया, अलायंस में ये फैसला मरियम भुट्टो और बिलावल भुट्टो मरियम को शर्मिंदा करने के लिए उनको हर एक अपनी गेम पे था, हर एक अपनी गेम पे था। बिलावल भुट्टो अपनी गेम पे था। जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो का पत्ता बहुत अच्छा खेल लिया। शहबाज शरीफ जो थे वो अपनी गेम में थे, वो अपना कार्ड बड़ा अच्छा खेल गए। फजलुर रहमान अपना बड़ा अच्छा कार्ड खेल गई। अगर कोई मामू बना है तो जेल में बैठे नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम बनी है, बाकी सब जीत गए हैं इस गेम में। संजानी साहब को अगर 34 वोट चाहिए होते तो ये सारी अपोजिशन मिलकर उनको 34 वोट भी देती, 40 वोट भी देती। खरल साहब मुझे ये बताएं कि अब भी मरियम समझे गेम कौन कर गया, उनके साथ क्या हो गया, या अब भी वो फिर इस तरह से दोबारा उनके साथ धोखा होगा? क्योंकि अब तो देखिए ना, वो किस मुंह से लोगों को कहेंगी बाहर निकलो, या MN MPs को कहेंगे बीबी हम क्यों आए बाहर, हमें क्यों बुला रही हो, क्या कर दिया आपने पार्टी का हाल। उनको ये अब भी समझ आई होती तो वो दोबारा तरीक़े में इत्मीनान की बात करती। और जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है, मेरा ख्याल उनको समझ नहीं आया। अगली दफा तो लगता है अब तो 50 रह गए, अगली दफा शायद ये 50 भी ना रहे। मामला ये है कि मरियम की सियासत खत्म होने जा रही है। अभी आज वो अनाउंस हो गया, अभी तो एक शिकस्त हुई है उनको। सर आगे इलेक्शन कमीशन वीडियो स्कैंडल जा रहा है सर, उस पर आते हैं सर। वहां पे उनको शिकस्त हुई। हाँ जी, पनामा केस के अंदर उनको शिकस्त हुई, जो कहती थी कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वहां पे शिकस्त हुई। अभी जो टीटियां उनकी पकड़ी जा रही हैं वहां पे वो सारा वहां पे मामला आ रहा है। बहुत सारे मामला थे। देखिए ये बाद मामला है जिसमें हुकूमत चिल मार रही थी इमरान खान साहब को। वो मुझे एक बात बताएं, इन्ना माला मालो बिन नियात, अमलों का दारोमदार कौन जाता है जलसा अटेंड करने? वहां पर जाते हैं एहसन इकबाल साहब जी, और ख्वाजा कराची में जाते हैं जो स्पीकर थे याद सादिक साहब, लाहौर में रहते हैं शहबाज शरीफ साहब, मरियम कोयटे किसको भेजा जाता है? बिजंजो साहब के पास, मरियम को जी। और वहां पर जो नारे लगते हैं, आज बिजंजो साहब भी वही बात कर रहे हैं, आज बिजंजो साहब भी वही बात कर रहे हैं जी। तो एक चीज है कि जो इस नैरेटिव के हामी लोग थे वो बिल्कुल कॉर्नर हो चुके हैं। इसका मतलब है शिकस्त हो चुकी है। इसका मतलब है कि सेनेट की मेजॉरिटी पाकिस्तान के साथ है। सेनेट की मेजॉरिटी आईन पाकिस्तान पर सिर्फ सेनेट की नहीं, उसामा साहब 22 करोड़ अवाम में 99.99 जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ है। एक आध एलिमेंट जो है ना, जो मुल्क दुश्मन ताकतों के आलाकार बनकर ये समझते हैं कि वो इक़्तिदार में आ जाएंगे, वो अवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे, उसके अलावा तो पूरे पाकिस्तानी, इसमें तो कोई डाउट वाली बात, ये शक वाली बात ही नहीं। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, देखें ना, ये नीतों का दारोमदार, अमलों का दारोमदार नीतों पर है। वो इस पूरे माहौल के अंदर आपने उनकी घबराहट देखी हो, कभी वो परेशानी आपने देखी हो? इवन के जो शिबली फराज साहब गए थे उनकी भी उन्होंने सर्जन की कि आप क्यों गए हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश। असरात भी तो आप असरात तो लेकिन मैं एक अर्ज कर दूं, मैं आपको एक बात बताऊं, जान कुमार साहब ने उसकी क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि वो तहरीक इंसाफ नहीं गई थी, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी गई थी, मैं गया था। अब वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और वो उन्होंने साथ ले लिया। तो अब अगर उन्होंने कोई गिव एंड टेक किया है तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने किया है, बलूचिस्तान हुकूमत ने किया है। मैं तो पहले कह रहा हूं कि बलूचिस्तान के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर गिव एंड
टेक होगा तो जाम कमाल साहब कर रहे हैं ना, मुंह दिखाने के काबिल तो जाम कमाल साहब बलोचिस्तान में देखिए जाम कमाल साहब की हुकूमत है ना। मुझे एक बात बताएं, एक तो अगर किसी को वजारत देते हैं, किसी को मौलाना जब मौलाना साहब आपका ख्याल है लोगों की नजरों में गिर नहीं जाएंगे, पल्ले क्या रह जाएगा? उसामा साहब मौलाना अपोजिशन लीडर थे 2002 से 2008 तक जी। केपीके में उनकी गवर्नमेंट थी, जबकि यहाँ बलूचिस्तान में काफली की गवर्नमेंट थी, और काफली की गवर्नमेंट में जो जिसकी हुकूमत थी मरकज में जी, उसके साथ अलायंस में मौलाना थे जी। तो ये कौन सी पॉलिसी कि आप सेंटर में अपोजिशन में हैं, बलूचिस्तान में अलायंस में हैं, और उसके बाद केपीके में काफली अपोजिशन में है, तो मौलाना तो हमेशा विन विन की सिचुएशन में रहना चाहते हैं, वो अपोजिशन में रहना ही नहीं चाहते। इस दफा वो मीरे कारवां बने हुए हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग उनके साथ है, वो अकेले डिसीजन कैसे ले सकते हैं और खुद जाकर अपनी डील कराएंगे, और नून लीग और पीपल्स पार्टी चुप करके तमाशा देखती रहेंगी। सर नून लीग और सामा साहब मुझे एक बात बताएं, छंगा मांगा पॉलिटिक्स के बानी शहबाज शरीफ साहब जी, पाकिस्तान में एक जरदारी सब पर भारी जी जी, और मफामत के शहनशाह आसिफ अली जरदारी। मुझे एक बात बताएं, क्या आप इस चीज पर यकीन करते हैं कि इनके नीचे से 14 बंदे वोट ना डाले और इन दोनों को पता ही ना चले? नहीं पता होगा। और सरकार इनकी मर्जी के बगैर एक वोट आगे पीछे नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता कि इनको पता ना और सारे वोट इधर उधर हो जाए। ये इस सारी स्कीम का हिस्सा थे, इस सारी स्कीम का जरदारी को भी पता था, शहबाज शरीफ को भी पता था। हाँ, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये तो 14 वोट थे ना, 14 वोट थे ना, ये 40 वोट भी होते तो ये दोनों पूरे करके देते। अच्छा, अब देखें ना, आसिफ करमानी साहब बेचारे भाग दौड़ की, उनका नजमा हमीद साहिबा जो हैं उनको नजर नहीं आता, उनके मैंने साथ जाना है। अच्छा, यानी इनको कहते हैं ना, पता चल रहा था कि मामला इस तरह के हो रहे हैं। नून लीग के अंदर जो एक रिफ्ट थी, जो खैरल साहब वोट दिए ही उतने गए जितने रिक्वायर्ड थे, तो मामला ज्यादा वोट होते वो भी दे दिए जाते, वोट आप जो वो भी मैनेज कर लिए जाते। थोड़े वोट नहीं है, एक दो मैनेज हो सकता है। 17 के करीब लोग तैयार थे, 14 लोग जो हैं उनको मेरा ख्याल है इशारा हुआ कि आप इतने लोग हैं, काफी हैं, मजीद ज्यादा शोर ना पड़ जाना एकदम से। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी के जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होता है जी जी, तो उनके खिलाफ तरीके तो कामयाब नहीं होती। लेकिन नून लीग की तो खरल साहब जो सीनियर लीडरशिप है वो मरियम से पूछेंगे नहीं कि आप क्या कर रही हैं, बेड़ा गर्क कर दिया पहली पार्टी का। मजाल है, कौन पूछेगा सर? कौन पूछेगा? हाँ, अब मरियम का इलाज हो जाएगा, उसके लिए भी अब आप देखेंगे कि मरियम की सियासत दी एंड है, उस पर बिल्कुल सवालिया निशान है। आने वाले दिनों में उनकी जो सियासत है वो मजीद और कम हो जाएगी, मेरा ख्याल है, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली शहबाज शरीफ का PMLN पर कंट्रोल बढ़ता जाता है, गिरफ्त बढ़ती जा रही है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि PMLN में एक और बड़ी वादे तौर पर एक और आपको एक डेवलपमेंट नजर आएंगी, रिफ्ट नजर आएगी। चेयरमैन है, आपने जिस तरह कहा कि इसमें हारा कौन है, पीपल्स पार्टी के डिप्टी चेयरमैन वही सलीम मांडीवाला साहब वहीं रहेंगे, और इवन संजरानी साहब को भी पीपल्स पार्टी ने ही बनवाया था चेयरमैन सेनेट। मुशाहिदुल्लाह खान, वो मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो सबसे बड़े क्रिटिक हैं PTI की गवर्नमेंट के, सबसे बड़े क्रिटिक हैं जी जी, वो कह रहे कि मेरी तो संजानी बहुत अच्छा आदमी है, मैं तो उसको चेंज करना ही नहीं चाह रहा। मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं मैं उसको चेंज नहीं करना चाह रहा। साबिर शाह साहब कह रहे हैं मैं उसको चेंज नहीं करना चाह रहा। तो फिर चेंज करना कौन चाह रहा था PMLN में? मरियम, एक मरियम, अभी उनसे तो वो हार गई ना, लेकिन अब क्या अब भी MN MPS मरियम के पीछे चलेंगे? इस सब के बावजूद आप कहेंगे आप अपनी राह लो, यहाँ तो बर्बादी हो रही है। आपको नजर आ गया कि जो शहबाज शरीफ का ग्रुप और नवाज शरीफ के ग्रुप के अंदर एक रिफ्ट भी नजर आ गई, और जिस तरीके से सर अब ग्रुप नहीं है, अब शहबाज शरीफ का ग्रुप है खरल साहब। इसके बाद आप इजी ले रहे हैं, कमजोर है आप बाबर साहब मरियम साहबा को इजी ले रहे हैं। उन्होंने पहले भी कई दफा अपने चचा को बैठे हुए शिकस्त दी, वहां पर कह दिया उन्होंने कि मैं नहीं मानती, ये मजाक है। इसके बाद आप देखिए सर, कौमी असेंबली के मिसाक मईशत को मजाक कहा, वालिद मेरे साथ है। मरियम का ग्रुप कौन सा था? जुर्रत क्या चचा की? राना सिन्हा कहां पर है? शाहिद खान अब्बासी कहां पर है? मरियम का ग्रुप तो सारा अपने ख्वाजा आसिफ कहां पर है? वो तो वैसे दौड़ गए। एहसन इकबाल साहब किस ग्रुप के हैं? परवेज रशीद किस ग्रुप के हैं? इकबाल साहब फ्लोटर हैं, वो किसी ग्रुप में नहीं है। परवेज रशीद, राना तनवीर साहब मैं आपको आज दे देता, वो भी आने वाले दिनों में उनकी भी गिरफ्तारी की जो है ना, वो इट इज रिटन ऑन द कार्ड, लिख लें। मैं आज कह रहा हूँ कि राना तनवीर आने वाले दिनों में गिरफ्तार हो रहे हैं। एहसन इकबाल फ्लोटर हैं, वो शहबाज शरीफ के साथ भी हैं, वो मरियम के साथ भी। जो हिस्सा भारी होगा वो साइड पे चले जाएंगे।
वो उधर चले जाएंगे और आप देखिएगा कि एहसन इकबाल आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ की तरफ जाएंगे। ये मैं आपको आज लिख के ख्वाजा आसिफ बड़े आजकल धीमे लहजे में गायब हुए हुए हैं। वो गायब है सर, वो गायब हो गए। मरियम का मैं भी ना आ जाऊं। मरियम का तो सर जो ग्रुप है वो खत्म हो गया है। इस टाइम जो डोमिनेट कर रहा है वो शहबाज शरीफ है। आने वाले दिनों में जो सियासत करेगा वो शहबाज शरीफ करेगा। मरियम शी इज आउट ऑफ पॉलिटिक्स। कैसे आउट ऑफ पॉलिटिक्स? वो तो 27 अगस्त को फैसला भी आने वाला है। वो जो एक ब्रेक के बाद हमने उस पर बात करनी है, लेकिन मरियम इतनी आसानी से तो नहीं अपने चचा की चलने देगी। यानी जो जिस हद तक वो इस वक्त नून लीग को ले आई हैं, देखिए ना सेनेटर जो है वो उसका आप हाल देख लें, सेनेट का MNA MPs अब कहाँ पर जाएंगे, वो अपनी राह देखेंगे कि मरियम ने क्या कर दिया। जिस तरह आपने बात की, वीडियो का मामला आया, पनामा का मामला आया, बजट का मामला आया, हर जगह तो सुबकी हुई है। नून लीग जो है वो मुश्किलात का शिकार हुई इलेक्शन शुरू होने से पहले से लेकर। जो बयानियां मरियम साहिबा फौरन लेकर मुसलसल लेकर चल रही हैं, अब तक ट्वीट्स में कर रही हैं इदारों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कोई इदारा उनको पसंद नहीं आ रहा। उससे तो अब लोग अलग होते जाएंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ ही हो गई है, हम इनके साथ कैसे चलें। मीर हासिल खान बजिंजो सिर्फ और सिर्फ मरियम का कैंडिडेट था, वे पार्टी का कैंडिडेट नहीं था, शहबाज शरीफ का कैंडिडेट नहीं था, फजलुर रहमान का कैंडिडेट नहीं था। 66 वोट होने के बावजूद वो आज इलेक्शन हार गया है। वो और मरियम का कैंडिडेट हार गया है, नवाज शरीफ का कैंडिडेट हारा है, ये जरदारी का कैंडिडेट नहीं आ रहा, शहबाज शरीफ का कैंडिडेट नहीं आ रहा। क्या पार्टी जो रह गई है वो उठेगी? वो आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब के साथ चलेगी? और आज से कह देंगे जेल से एक मिनट साहब, एक मिनट, इस चीज से ये साबित होता है कि पार्टी की जो इस टाइम कमांड है, पार्टी की जो मेजॉरिटी है PMLN के अंदर, वो शहबाज शरीफ के साथ है, शहबाज शरीफ के कहने पे चल रही है, शहबाज शरीफ के बयानिए पे चल रही है। अगर मरियम के बयानिए पे चल रही होती ना तो बजिंजो साहब के साथ इस तरह होता ना जिस तरह से हो गया। देखिए वो तो आज चीजें धुल के सामने आ गई हैं, इसलिए क्लियर होके सामने आ गई हैं। उनको पता है कि मरियम के साथ जो चलेगा उसके आगे गड़ा है, उसके आगे खाई है, क्योंकि सेंसिबल अप्रोच। मरियम साहिबा तो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत, कोई ऐसा काम नहीं है जिससे पाकिस्तान जो है उसको जो मर्जी हो जाए। वो तो चाहती हैं कि इस तरीके से जो इदारों ब्लैकमेलिंग के लिए। अब आगे क्या होगा? कोई बंदा पागल ही होगा जो उनके बयानी के साथ। आगे क्या होगा? अक्टूबर में आप ये आएंगे, मौलाना साहब लेकर आएंगे, उन्होंने नून लीग मौलाना बिल्कुल नहीं आएंगे, अक्टूबर नहीं आएंगे। अक्टूबर मौलाना ने जो पहली डील थी वो कंप्लीट हो गई। मरियम के साथ मरियम ने किसका नहीं, वो कह चुके हैं मौलाना के साथ मौलाना नहीं आएंगे तो मरियम कहां से जाएंगी? खरल साहब बाकी मरियम सोलो फ्लाइट करेंगी, वो जलसे जुलूस रैलियां शैलियां निकालती रहेंगी जब तक वो बाहर है। अगर वो अंदर आ गई जारी बात है तो फिर तो ये बाहर चली गई डील करके, क्योंकि वो अपने वालिद साहब जो है वो खरल साहब वो कौन से जलसे, उनके वालिद साहब की ख्वाहिश है किसी तरीके से देखने वाला ही कोई नहीं है। मरियम साहिबा चाहती है कि नवाज शरीफ जेल के अंदर रहे, नवाज शरीफ चाहते हैं कि मैं बाहर आऊं, वो चाहती है अंदर रहे ताकि मैं अपना कद काट बढ़ाऊं। कोई APC भी नहीं होने वाली। APC देखें ये एक आई वाश है, जिस तरह फौरी तौर पर अनाउंस कर दी। APC निकले क्या गया? पहले कह रहे हैं हम सेनेट को नहीं चलने देंगे, अब पहले हम कौमी असम्बली का था, कहते हैं ना वो शर्म। अब मजीद साहब को हम नहीं कहने जो रह गए, जो उनके साथ हो गया जिस तरीके से वो शोर मचाएंगे सेनेट में, कोई रूलिंग नहीं आने देंगे, चेयरमैन सेनेट को नहीं बैठने देंगे, कुछ नहीं होना। सेनेट भी चलेगी, नेशनल असेंबली भी चलेगी। ये जो अपोजिशन है ये अपनी जो इन्होंने खुद मिलके किया है इसकी गालियां अल्टीमेटली PTI को देती रहेगी और ये जो तमाशा ये इसी तरह करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सितंबर भी गुजर जाएगा, अक्टूबर भी गुजर जाएगा, मौलाना साहब जो है वो कभी भी इस्लामाबाद चढ़ाई नहीं करेंगे। एक और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं जनाब, ये अब इस शिकस्त के बाद तो वैसे बनता भी है निकलना, किस मुंह से निकलेंगे, किस मुंह से लोगों से कहेंगे आओ हमारे साथ मिलो, कि जब आप मेजॉरिटी होते हुए आपने ये काम दिखा दिया है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे 27 तारीख की। बहुत अहम है, फैसला महफूज कर लिया इलेक्शन कमीशन ने कि क्या मरियम नवाज साहिबा नायब सदर मुस्लिम लीग नून का ओहदा रख सकती हैं नहीं, लेकिन जो वहाँ पर जुमले कहे गए हैं, जो मुकालमा हुआ है, वो आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि नून लीग के वकील क्या कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मानते ही नहीं है कि उसकी कोई जुरिस्डिक्शन है। यकीन नहीं आ रहा? तो ब्रेक के बाद मिलिए। अब पता चला
अब पता चला। मरीम नवाज साहिबा के पास पार्टी का होता है नायब सदर का, और इसके बारे में अब फैसला 27 अगस्त को सुनाया जाना है। फैसला महफूज हो गया है, लेकिन वहाँ जो आर्गूमेंट्स पेश किए गए हैं वो कमाल है। जब एक वकील साहब ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा चुका है कि सज़ा मुअत्तल होने का मतलब ये नहीं है कि सज़ा ख़त्म हो गई और सरकारी ओहदा नहीं रखा जा सकता, तो जो वकला थे मरीम साहिबा के और नून लीग के, उनकी तरफ से अजीब-ओ-गरीब बातें की गई हैं। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का बेंच का कोई मतलब नहीं, कोई हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच हो, 5 रुकनी बेंच हो, इसकी कोई कानूनी आईनी हैसियत है ही नहीं, वो इसको मान ही नहीं रहे। असद खरल साहब, ये तो नाकाबिल यकीन है, ये तो मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि फिर ये जजेस फैसले देते हैं सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया, बैठकर जजेस 2 हों 3 हों, वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, बिल्कुल तो फैसला नहीं दे सकता, इलेक्शन कमीशन पर बाइंडिंग ही नहीं है। ये आर्गूमेंट मैं भी पढ़ के और उनकी जो हुई आज मैं हैरान रह रहा था कि उन्होंने जब मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट को हम मानते ही नहीं है, कि मुल्क में कोई सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है, मतलब अजीब सी बात है। यानी हुदैबिया का फैसला इनके हक में आए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट बेंच बना सकती है, लेकिन जो बेंच बन जाए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। उनका 3 रुकनी बेंच अदालत का हो ही नहीं सकता, हर दूसरे दिन बेंच होते ही तो रूनी के सामने पेश होते हैं, उन्हीं से रिलीफ लेते हैं। वो 6 हफ्ते की फिर किसने, वो बेंच ही था ना जिसने इजाजत दी है, मतलब अजीब की तो जी जो उन्होंने पेश की जी, वो मार्शला का दौर आया था, एब्डो हो गया, भाई सुप्रीम कोर्ट और मार्शला को आप जोड़ किस तरह रहे हैं चीज़ों को। मामला ये है उसामा साहब, ये जो मरियम साहब है इसमें नायब सदर के लिए नाअहल होती हैं उहदे के लिए, ये नहीं जी बड़ा मामला जो है ना वो 2 अब मामला हैं जी। एक तो उनकी सज़ा अभी मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई, नंबर वो। दूसरा वीडियो स्कैंडल के ऊपर बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात, चार्जेस, एलिगेशन जो है बंदे उन्होंने अपने जो उस नेटवर्क के अहम लोग हैं वो तो बाहर भगा दी, FIR मौजूद। अब जो टीटी वाला मामला आया है सामने, चौधरी शुगर मिल वाला, जिसमें वो गई और कोई सवालों का जवाब नहीं, $4.80 लाख, 7-8 अरब रुपया बनता है। हाँ जी, 8 अरब रुपया। उसके भी 2 जो मेन अहम किरदार थे, उनके जो कज़न थे मरहूम अब्बास शरीफ के जो बेटे थे जी, जो यूसुफ अब्बास जिन्होंने भांडा सारा फोड़ा, और अब्दुल अजीज़ जो उनके बेटे हैं अब्बास शरीफ मरहूम के, जो डायरेक्टर हैं चौधरी शुगर, उनको मरियम साहिबा ने ये कहा कि आप भी भाग जाओ, जिस तरह नासिर भट्ट को भगा दिया, बाकी और लोगों को, वीडियो स्कैंडल के अहम किरदारों को उन्होंने गायब करा दिया। इनको उन्होंने भगाने के लिए बकायदा तरगीब दी और वो भाग रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट से रंगे हाथों पकड़े। आज का वाकया दोनों, यानी इतने माशाल्लाह सऊदी अरब भाग रहे थे, वो पकड़ लिया उन्होंने। ब्लैक लिस्ट में चूंकि नाम था और प्लान ये था, वहां पे जो मास्टरमाइंड बैठे हुए हुसैन नवाज, इधर मरियम साहिबा, उन्होंने सऊदी अरब पहुंचना था, सऊदी अरब से आगे हुसैन नवाज ने आना था, और वहां से उन्होंने लंदन लेके जाना था, उसके बाद रफू चक्कर हो जाना था। अच्छा, अब ये केस इस तरीके से फंस गया, सारा पैसा और सारी वो शुगर मिल तो अपने नाम करा चुकी है मरियम, तो अब मरियम साहिबा इस केस के अंदर इस हद तक फंस चुकी है कि उनका बचना अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि जो हकायक, जो एविडेंस आई हैं, जो चीजें आई हैं, अच्छा इसमें जो गैर मुल्की शहरियों का इस्तेमाल किया गया, तारीख में रिकॉर्ड बनते देखे हैं जमानतों के और जमानत कबल से गिरफ्तारी के, मैं अब क्या क्या कहूं, आप तो कह रहे हैं ना, वो तो ओपन शट केस है सर, 4 करोड़ 80 लाख, यहां पर $1 लाख का मुझे बता दें कोई मुजरिम जो है वो बच सकता हो एक दफा, उसके खिलाफ कानूनी और डॉक्यूमेंटेशन हो, इस तरह फिर सकता है। 8 अरब रुपया, आपने 800 वालों को जूते लगाते हैं रोज थानों में, फेंटी पड़ रही होती है, मार पड़ रही होती है, 800 रुपए की। तो इसी चीज का खौफ था ना कि 2 अपने कजन को वो भगवा रही थी, पाकिस्तान से फरार करा रही थी, जो कि रंगे हाथों वहां से उनको रोक लिया गया, पकड़ लिए गए, उनको इंटरसेप्ट किया गया कि भाई आपका नाम ब्लैक लिस्ट में, आप किस तरह बाहर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। बाबर साहब, आपको क्या लगता है फिर क्या होगा ये 27 अगस्त का भी, अगर फैसला जो भी आता है? PML ये जो केस है बड़ा सीधा और वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब जो थे वो जब डिस्क्वालीफाई हुए तो उनको इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के सदर के ओहदे से हटा दिया जी। इन्होंने 62-63 को उड़ाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं वो बड़े क्लियर हैं कि जो बंदा 62-63 पर को क्वालिफाई नहीं करता वो पार्टी का ओहदेदार नहीं हो सकता, ना पब्लिक ऑफिस होल्डर हो सकता। हाँ, दोनों चीजें ना, कि वही जो 62-63 की जो क्वालिटीज हैं वो पार्टी के ओहदेदारों के लिए भी हैं, MNAs और MPs के लिए नहीं, पार्टी के ओहदेदारों के लिए भी हैं, इसलिए उड़ाया गया।
अब इनके पास और कोई जवाब है ही नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज कर दिया। पहले इन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कोई बेंच बना सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स में लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बेंच बना ही नहीं सकती। उसके बाद जो अगली चीज सुन ले, इलेक्शन कमीशन फॉरम नहीं है डॉक्टर साहब, ये अगली चीज इससे बड़ी बात ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनका इतलाक इलेक्शन कमीशन पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता ही नहीं है। जिस पर जो मेंबर थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा जनाब हमारे फैसलों की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पूरा पाकिस्तान है, तो ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर है कि इनके पास आर्गुमेंट के लिए कुछ भी नहीं था, तो इन्होंने जो तरीका इस्तेमाल किया जो नवाज शरीफ के केस में हुआ, जो मरियम के केस में हुआ, ये टेक्निकलिटीज के साथ खेलते हैं। मरियम साहिबा को सुन लें, आप उनके रहनुमाओं को सुन लें, नवाज शरीफ, वो कहते हैं कि ये 5 जज फैसला नहीं कर सकते, 5 लोग फैसला नहीं दे सकते, ये पीसीओ के बुत हैं, इनको बाहर निकाल दो। निहाल हाशमी कहते हैं अरसा दराज इन पर तंग कर दो, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये फ्रॉड है। मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि उनके वकील कह रहे हैं, क्या उनके वकील नाम उनके क्लाइंट्स कहते हैं इलेक्शन कमीशन वो हम पर ही नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का इतलाक हम पर नहीं होता, हमारे फैसले जलसे में होंगे, जाती उमरा में होंगे, हम जो कहेंगे वो फैसला है, वो कानून है, वो जमहूरियत है, वो आइन है। मुझे एक बात बताएं, यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट सजा देती है 1 मिनट की कि कोर्ट टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट, और कोर्ट उठ के चली जाती है सेकंड्स की। मियां साहब कहते हैं कि जनाब अब आप इस्तीफा दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। वो भी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, वो इस्तीफा दे। मियां साहब को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी तो वोट को इज्जत दो, आप एक उसमें जनाब एक रैली निकाल लेते हैं, आप जनाब एक तमाशा खड़ा कर देते हैं। तो ये तो एक दोगलापन इनके अंदर है कि ये चाहते हैं कि ये किसी कानून के सामने जवाब देना हो, ये किसी अदालत के सामने जवाब देना हो, ये इस फिरौन बन के यहाँ पर रहें, इनको कोई हाथ ना लगा सके। बाकी ये सुप्रीम कोर्ट, ये लॉज, ये कवानीन, ये पुलिस, ये अदालतें, ये आम कीड़े मकोड़ों के लिए, ये आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए, इन फिरौनों के लिए नहीं है। इनकी रियाया है, वो इनके जुम्बिश, इनकी लब जब हिले तो उसी तरह से वो होने चाहिए। मगर ये लाहौर हाई कोर्ट के जज को फोन करें तो वो इनके कहने पर सजाएं देना शुरू कर दें, और ये जो ये चाहें वो करें। इनके मुंह से ये मरियम साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई अदालत नहीं, कोई कानून नहीं, मियां साहब जो है उनको सुप्रीडेंट जेल जाए, मियां साहब को सलूट मारे, उनको गाड़ी में बिठाए और सीधा इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेके जाए, खान साहब को बाहर निकाले कि मियां साहब आप प्राइम मिनिस्टर, आप बैठ जाएं। ये इस तरह का कानून पाकिस्तान में चाहते हैं, अपनी मर्जी का। आज देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया, इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज कर दिया, इलेक्शन कमीशन पे जो किसी कोर्ट के कवानीन का इतलाक ही नहीं होता। तो ये सारे केस भी इन्होंने इसी तरह लड़े हैं, ये पनामा का केस भी इसी तरह से लड़ा है। अच्छा ये बताएं, आपको भी लगता है खरल साहब की तरह के ये जो $4 करोड़ 80 लाख का मामला है, ये इतना बिल्कुल वाजे है कि इसमें बहुत मुश्किल है बचत होना? ये तो चलें 27 तारीख को देखते हैं, 27 अगस्त को क्या फैसला आता है कि पार्टी उदा रख सकती है नहीं रख सकती, इलेक्शन का फैसला आ जाएगा। आपने कह दिया उनके पास आर्गुमेंट कोई नहीं है, उन्होंने कहा है कि हैसियत ही कोई नहीं है, फैसला क्लियर है, इनके पास कोई आर्गुमेंट ही नहीं थे। जहां तक आप $4 करोड़ 80 लाख की बात कर रहे हैं, उसामा साहब वो जो 2 इनके कजन बेचारे चौधरी शुगर मिल का जो सारा स्कैम पढ़ लेना, और जो मरियम को सवालनामा पहले दिया गया था, वो सवाल कि जी आपने ये तैयारी करके आनी है, उसके जवाब देने हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, उन्होंने 100 में से 0 जवाब दिए, किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया, तो उनके पास तो जवाब है ही कोई नहीं। उन्होंने कहा है कि अब्बास शरीफ साहब मरहूम और मरहूम मियां शरीफ साहब उनसे पूछे, उनका मुझे कुछ नहीं पता। पैसे आप लेती रही हैं, आप पैसे वसूल करते ही रहे, कजन आपके ऊपर, और आपको पता है उन्होंने मरियम से पूछा कि जनाब आपके अकाउंट में जो अरबों रुपया आया वो कहां से आया? उन्होंने कहा जी मुझे पता ही नहीं कहां से आया। अब्बास शरीफ के अकाउंट में लगाया जा रहा था, वो कुछ बता देंगे आप? उनकी कोई उन्होंने तो बता दिया, इस मरियम का नाम आया कैसे? तो उनको भगाने की कोशिश। असल ये सारा जो स्कैम है, ये जो फोड़ा है, ये एक तुरप का जो पत्ता नैब के हाथ में लगा, वो तो अब्बास शरीफ का बेटा अब्बास था। जब उसको पकड़ा गया, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया,
उसने सारा बताया कि मरियम का क्या रोल है। नोटिस हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का। जी जी। यूसुफ अब्बास से जब ये ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा गया कि ये ह्यूज ट्रांजैक्शन आपके साथ आपने के अकाउंट में आई हैं, तो उस बेचारे को क्या पता था कि मामला किधर से किधर चला जाएगा। उसने कहा ये जो पैसे हैं ये तो मरियम साहबा ने लिए हैं, ये वहां से मामला ट्रैक हुआ है और फिर मरियम साहबा को बुलाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली उसने बताया यूसुफ अब्बास को बुलाने से पहले ये पता नहीं था कि चौधरी शुगर मिल का मामला है, ये क्या मामला है। अब उसामा साहब एक तो उधर के हम बात कर रहे हैं, दूसरी पंजाब के अंदर भी माशाल्लाह वो बाबा साहब कहते हैं ना वसीम अकरम टाइम बड़ा कम है। अब डीजी एंटी करप्शन, पहले हुसैन असगर साहब तो चले गए डिप्टी चेयरमैन नैब, अच्छी बात। अभी डीजी एंटी करप्शन सैयद इजाज शाह लगे थे और अब्दुल रब साहब तो भी इंतहाई अपरेट, वो भी अफसर है, उनको एडिशनल डीजी एंटी करप्शन लगा दिया गया था, वो 22वें ग्रेड के इजाज शाह साहब है। अब गौर नफीस साहब 20 ग्रेड के ऑफिसर हैं, उनको डीजी एंटी करप्शन 22 ग्रेड के जो पोस्ट पे बंदा हटा के और दूसरे जो मेरे ख्याल से बड़े अरसे के बाद पंजाब में 20 ग्रेड का एक बंदा जो है डीजी तो उनको लगा दिया गया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अपनी इंक्वायरी जो है ना करप्शन की, वो डीपीओ सियालकोट रहे हैं और उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस भी हैं, तो वो अभी तक पेंडिंग है। और खरल साहब ये पिछले कोई 8 महीने में या 10 महीने में वसीम अकरम प्लस साहब ने चौथा या पांचवा बंदा डीजी एंटी करप्शन लगाया, चौथा या पांच। सर मैं नहीं कहता, इमरान खान साहब कहते हैं कि ये खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है वो ये जुमला वापस ले लें, तो वो ले लेंगे तो हम भी ले लेंगे। आपकी रिक्वेस्ट अगर पे ना लिया तो फिर मेरी इजाजत है, गुजारिश है। देखिए वो किसी तरह से भी नहीं, क्या कमाल वो बॉलर थे, ऑलराउंडर और वर्ल्ड कप मतलब बुजदार साहब। अच्छा आपको एक और बात, एक और खबर दे दूं, लोधरा में मरकजी ईदगाह उस पे जो कब्जा है मौलाना फजल रहमान के, जो वहाँ पे नाज़मे आला है उनका है, उन्होंने वहाँ पर पीछे चंद दिन पहले उन्होंने वहाँ पर सारी दुकानें बना दी हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी से, उनसे मिल के। तो लोधरा में जहांगीर साहब की हुकूमत है, हुकूमत है, जहांगीर साहब नहीं बोल दे क्या उनकी मिली भगत है फिर शामिल। सर ये तो आप साहब आप इन्वेस्टिगेट फजल रहमान साहब को मामलात में राम पता कर ले। मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि अरबों रुपए की जमीन है, अच्छा मरकजी ईदगाह है, उस पर उसके चारों इतराफ में मौलाना फजल रहमान के जो फ्रंट मैन है वहाँ पर उन्होंने दुकानें बना दी हैं और वो किराए पे दे रहे हैं। तो ये बात शायद सेनेट से लेकर भी कहीं चलती होगी, वहाँ पर भी जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हैं और फिर वो बलूचिस्तान तक जाती है। देखते हैं ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पर कृष्ण में। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे इजाज़त लेने से पहले एक खबर जो आने वाले दिनों में बड़ी अहम है, पाकिस्तान ने कौंसलर रसाई का कह दिया है कुलभूषण यादव के लिए, भारत को बाकायदा बता दिया गया है। अब भारत तैयार ही नहीं हो, कह रही हम सोच के बताएंगे। पहले मरे जा रहे थे कि हमारा दहशतगर्द ये जो आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था, हमारा जासूस जनाब, इसके साथ पता नहीं क्या हो रहा है, हमें मिलने दिया जाए, ये जाए, आलमी अदालत तक पहुंच गए। अब जब पाकिस्तान कह रहा है आओ मिल लो अपने बेटे से जो यहाँ पर मासूम लोगों की जानें लेता रहा है, दहशतगर्दी करता रहा है, तो अब भारत अब सोच में पड़ा हुआ है कि अब करें क्या, क्योंकि जब आएंगे तो फिर चीज़ें और एक्सपोज होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।